हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम हंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एंसेंट हिस्ट्री के हमारे जो चला हुआ चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल के सिक्कों के बारे में, मुद्राओं के बारे में, अभिलेख के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में, विदेशी विवरण यानी विदेशी यात्रियों के बारे में हम जानेंगे और प्रमुख शब्दावली जैसे कि पुरातत्व को क्या बोला जाता है, ठीक है, अलग अलग अध्ययनों को आज हम क्या बोलते हैं या दूसरा नाम क्या होता है। तो ये प्रमुख जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा, आज वाला भी आएगा और आज हम हमारे ऐतिहासिक स्रोत चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप ये अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपको बड़ी बड़ी बुकों का सामना बार बार ना करना पड़े। तो चलिए चलते हैं, आज हम पढ़ते हैं सिक्कों के बारे में। अब सिक्के क्या हैं? बहुत सारी मुद्राएं हैं, अलग अलग काल में अलग अलग टाइम पर अलग अलग शासकों के द्वारा ये बनवाई गई थी और अलग अलग तरीकों के इसके ऊपर ठप्पे लगाए गए थे। उसमें बहुत सारे फारसी, बहुत सारे भारतीय देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी अंकित की, मतलब छापी गई, ठीक है। और ये सिक्के हमारे इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां देते हैं। कुछ एक सिक्कों की फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दी है जिसके ऊपर आप देखोगे कि बहुत सारे, जैसे किसी सिक्के में एक बैल के साथ हमारा जो भगवान शिव हैं उनको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारी देवी देवताएं हैं, बहुत सारे जानवर हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ऐसी चीज़ों को वो ठप्पा लगाते थे मुद्राओं के ऊपर और कुछ कुछ लिखते थे। तो चलिए सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? सबसे ज़रूरी बात ये आ जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिक्कों के जो अध्ययन करते हैं हम, तो उनके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। तो ये जो दो वर्ड हैं वो आप याद रखें, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक्स और हिंदी में बोलेंगे मुद्रा शास्त्र, ठीक है। भारत में प्राचीनतम सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जिन्हें पंचमार्ग, ठीक है, पंचमार्ग अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं? आहत बोला जाता है। ये 5वीं है भाई, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, और ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हैं और जिन्हें पंचमार्क बोला जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क बोला जाता है और क्या बोला जाता है? आहत सिक्के बोला जाता है। ये किसी भी ऑप्शन टाइप में मिल जाएंगे आपको। यह अधिकांश चांदी के बने हुए हैं। ये किस चीज़ के बने हुए हैं? हमारे चांदी के बने हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आ जाता है और हमें ध्यान से देखना है। इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में देखिए, कुषाण शासकों ने, ठीक है ना, कुषाणों ने रोम शासकों की नकल पर शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए, ठीक है। अब सबसे पहले जो सोने के सिक्के बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इंडो ग्रीक, ठीक है ना, इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासक, ठीक है ना, ये बोल लो, इनको जाता है पूरा का पूरा क्या जाता है? श्रेय जाता है। किन का श्रेय जाता है? स्वर्ण सिक्के चलाने का, ठीक है ना। और साहित्य में इसको क्या बोलते हैं? साहित्य में इन सिक्कों को क्या बोलते हैं? कुशापण, ठीक है ना, कुशापण, ठीक है ना, कुशापण बोला जाता है। साहित्य में इन सिक्कों को कुशापण बोला जाता है। और सबसे पहले सोने के सिक्के बनाने का श्रेय मैंने किनको बताया है? इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है भाई, पूरा का पूरा श्रेय। और उन्हीं की नकल में कुषाण शासकों ने और रोम शासकों ने उनकी नकल करके शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए। यह 124 ग्रेन के थे। किसके थे? 124 ग्रेन के थे। और कुषाण ने ही सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी जारी किए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप लाइन आ जाती है हमारे सामने कि बहुत सारे तांबे के सिक्के भी इनके द्वारा चलाए गए और उनकी
कुषाणों की नकल करते हुए इन्होंने 124 ग्रेन के सोने के सिक्के भी बनवाए। बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, कुषाणों के सिक्कों पर बहुत से फारसी और यूनानी देवी देवताओं के अलावा अनेक भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां दर्शाई गई है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे फारसी, यूनानी और बहुत सारे भारतीय देवी देवताओं को इनके सिक्कों पर दर्शाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे प्राचीन काल के सिक्कों के बारे में। ठीक है, तो ये मुद्राएं थी भाई, तो ये याद रखें जो मैंने बताया है। तो सेकंड चलते हैं, अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख किसी भी पत्थर पर लिखी हुई जानकारी या किसी या जो भी जैसे स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो भी तो एक अभिलेख है। और अभिलेखों के बारे में हम जानेंगे। अभिलेख क्या है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। जो अभिलेखों की अध्ययन करता है, अभिलेखों का अध्ययन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। तो ये याद रखें भाई, ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलेख, अभिलेख शास्त्र, अभिलेख शास्त्र, ठीक है ना, हिंदी में ये बोलते हैं। यहाँ पे ब्लर हो गया था। तो इनका जो अध्ययन करते हैं एपिग्राफी बोलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे ही लग रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही ऑप्शन टाइप में आ जाते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, जो अभिलेख का वो अध्ययन करता है उनको हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। यही ऑप्शन में आ जाएगा। हिंदी में अगर हम जानते हैं तो अभिलेख शास्त्र इसको बोला जाता है। तो सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट। और अभी अगर आपने ध्यान से वीडियो देख लिया तो अभी के अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि बहुत सारी मुद्राएं हैं जो हड़प्पा कालीन या जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें अनेक ऐसी मुद्राएं हैं। ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे प्राचीन जो लेखों की लेखन प्रणाली है वो किन की है? हड़प्पा प्राचीन, जैसे अध्ययन मुद्राओं में, हड़प्पा मुद्राओं में पाई जाती हैं, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो आप ये याद रखेंगे, सबसे प्राचीन हड़प्पा की मुद्राओं में पाई जाती भाई। तो आप ये सभ्यता याद रखेंगे। अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है ये। तो आप ये याद रखें, अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को, ठीक है ना, प्रणाली, प्राचीन प्रणाली हड़प्पा मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है और पूरा लिपि, उसके अध्ययन करने वाले को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जो शिलालेख है जो 2री शताब्दी ईस्वी के मध्य में लिखा गया और वह संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संस्कृत में लिखा हुआ है और सबसे बड़ा या सबसे प्राचीन, वह संस्कृत प्राचीन अभिलेख उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट। 5th पॉइंट में चलते हैं। शिलालेखों में से हमें ज्ञात होता है, क्या सीखने को मिलता है, क्या जानकारियां मिलती है? तो ये कि ब्राह्मणों को जो कर मुक्त जो टैक्स, जो, ठीक है ना, जो बलि कर, ये जो है एक ही शब्द हैं। जो कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी उसे हम क्या बोलते थे? अग्रहार बोलते थे। क्या बोलते थे? अग्रहार बोला जाता था। जो ब्राह्मणों को कर मुक्त के लिए भूमि दी जाती थी उसको हम अग्रहार बोलते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द हमारे आगे आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट है। अगर बच्चों आपने ध्यान से इन 5 को याद कर लिया अभिलेख के बारे में, बाकी तो बेसिक आपको पता ही है कि अभिलेख क्या है, ठीक है। तो अभिलेख ये हैं और इसके 500 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम्स में, आने वाले जो कंपटीशन के एग्जाम्स होंगे उनमें 101% एक ना एक इसके में से पूछा जाएगा। उसके बाद अभिलेख का ही आ जाता है। वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए, वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए इनके वेदांगों की रचना की गई, ठीक है ना। ये ब्लर हो गए भाई। वेदांगों की
रचना की गई, ठीक है ना, वेदांग। और ये कितने प्रकार के थे, ये 6 प्रकार के हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के वेदांग हैं। वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या कितनी बताई मैंने, 6 बताई। कितनी बताई, 6 बताई। यह कि शिक्षा, वो 6 कौन कौन सी है, जैसे शिक्षा, कौन सी है, शिक्षा, ठीक है। कल्प, कल्प का मतलब होता है कर्म कांड, ठीक है ना। कल्प का क्या मतलब होता है, कर्म कांड। शिक्षा का होता है सवर ज्ञान, ठीक है ना, सवर ज्ञान, ठीक है ना। ये अलग अलग मीनिंग लेकर के आते हैं, शिक्षा, कल्प, ठीक है। व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष साहित्य, ठीक है ना, ज्योतिष साहित्य में शामिल किया जाता है, ठीक है। तथा इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। उत्तर वैदिक साहित्य किनको बोला जाता है, वेदांगों को। और वेदांगों की रचना क्यों की गई, वेदों को अच्छे ढंग से समझने के लिए। इनकी संख्या कितनी बताई गई, 6 बताई गई। तो सेकंड पॉइंट देखिए, संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 राज्य जो हम 6th-7th में पढ़ते थे, 3 राज्य कौन कौन से थे, आपको ध्यान आया हो, चोल, चेर और पांड्य। ये तीनों याद आए। भारत के बिल्कुल आखिरी छोर में ये तीनों राज्य हुआ करते थे, चोल और पांड्य, ठीक है। ये 6ठी 7वीं के टॉपिक्स हैं। इनकी संस्कृति की जानकारी मिलती है और साहित्य की कविताओं की कुल मिलाकर 30,000, ठीक है ना, कितनी, 30,000 पंक्तियां हैं। तो आप ये याद रखें, ये आंकड़ा जरूर याद रखें कि चोल पांड्य, इनकी कविताओं के कुल मिलाकर कितनी पंक्तियां बताई मैंने, 30,000 पंक्तियां हैं, ठीक है। यह कविताएं मुख्य समूह में पदीने, कील, कणक्यू और पदपातु के विभाजित है। ये 2 वर्ड आपको याद दिखाई दे रहे होंगे, बड़े बड़े हैं, पदीने, कील, कणक्यू और पदपातु, ये याद रखेंगे। इसमें विभाजित की गई हैं ये कविताएं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए भाई, ठीक है। विदेशी विवरण, अब इससे याद आ जाता है हमारे पास, जैसे देख लो भाई, हमारे पास अब वेद हैं, ठीक है ना, वेद हैं। और वेदों की भाषा को क्या बोला जाता है, ये मैं एक बार साफ कर लेता हूं। ये वेद हमारे 4 वेद हमारे बताए गए, कौन कौन से, हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं, ये भी अभिलेखों में ही आएंगे, ठीक है ना, साहित्यिक साक्ष्य हैं ये। जैसे कौन कौन से, सबसे पहला है ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद, ठीक है ना, कौन सा वेद, यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद सामवेद, क्या आता है, सामवेद। और उसके बाद चौथा जो हमारा वेद है, अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 तरह के वेद हैं हमारे साहित्यिक साक्ष्य के मुख्य 4 वेद बताए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ों का हमें इसमें जानकारी मिलती है, इतिहास की, कर्मकांडों की, ठीक है। और ये इनकी भाषा कैसी भाषा कहलाती है, चारों वेदों की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की भाषा को वैदिक भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वैदिक भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चारों वेदों की भाषा को वैदिक भाषा बोला जाता है। किस में बोला जाता है, साहित्य में, ठीक है ना, साहित्य में चारों वेदों की भाषाओं को वैदिक भाषा बोला जाता है। तो ये था भाई। उसके आगे हम विदेशी विवरण पढ़ते हैं, विदेशी यात्रियों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि उसमें मैंने एक मैप के जरिए आपको समझाया था। जैसे वो मैप ये था, इस मैप के जरिए हमने पढ़ा था साहित्यिक साक्ष्य, जिसमें मैंने वेद बता दिए, ये साहित्यिक स्रोत थे। अभी जैसे मैंने बताया था चारों वेदों के बारे में, या साहित्य में उनकी भाषा को वैदिक भाषा बोला जाता है। तो वो वेद क्या है, वेद एक साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक साक्ष्य है। उपनिषद, आरण्यक, रामायण, महाभारत जैसे ये साहित्यिक स्रोत हैं। अब हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, ये विदेशी यात्रा विवरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान, मेगास्थनीज, डाइमेक्स, डायनोसियस, ऐसे जितने भी यात्री हुए उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं विदेशी विवरण के अंदर, ठीक है ना। विदेशी विवरण, सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशियों ने यूनानी,
ठीक है ना, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ते आए, यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। क्या है? विशेष रूप में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है। यूनान के प्राचीनतम लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। तो ये दोनों इतिहासकारों के नाम या विद्वानों के नाम या लेखकों के नाम आप याद रखेंगे। किन किन के? एक तो टेसियस और दूसरा हमारे हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस। ये दोनों प्राचीनतम लेखकों में प्रसिद्ध हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है। टेसियस यूनान का राजवैद्य था, ठीक है ना, राजवैद्य था मतलब डॉक्टर था, ठीक है, शाही डॉक्टर बोल सकते हैं आप, राजवैद्य था, तथा उसने यूनानी अधिकारियों के द्वारा भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की, ठीक है ना, भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की, और जिनकी लिखी हुई पुस्तकों से हमें आज उस टाइम के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो टेसियस यूनान का राजवैद्य था, इसको याद रखेंगे। उसने यूनानी अधिकारियों के द्वारा भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, क्योंकि यूनानियों का प्रवेश था भारत में। टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में, ठीक है ना, दूसरी शताब्दी में क्या किया था? भारत का भूगोल लिखा था, ठीक है ना, भारत का भूगोल लिखा, ठीक है ना, भारत का भूगोल लिखा। तो ये लाइन आप याद रखें, किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। पांचवा पॉइंट आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण, चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हेनसांग, जो चीनी यात्री थे, हेनसांग अथवा युवान च्वांग का है, जो हर्ष के समय में आए थे, ठीक है ना, हर्षवर्धन, ये नाम सुना होगा, जो आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं, जो हर्ष के समय में आए थे लगभग 629 ईस्वी में, ठीक है ना, 629 ईस्वी में भारत आया और वह यहाँ लगभग 16 वर्ष तक रहा, ठीक है ना, कितने वर्ष तक रहा? 16 वर्षों तक रहा। उसका यात्रा वृत्तांत सीयून की नाम से प्रसिद्ध है। किन के नाम से? ये याद रखे, सी यून की, ठीक है ना, नाम से प्रसिद्ध है, और जिसमें 138 देशों का विवरण प्राप्त करता है। अपने आप में एक आंकड़ा उभर कर आता है, 138 देशों का विवरण है भाई, ठीक है ना, विवरण हमें आज प्राप्त होता है। उसके मित्र वहीली ने हेनसांग की जीवनी लिखी। किसने लिखी थी? वहीली। कौन थे ये? हेनसांग के मित्र थे, ठीक है ना, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी। जीवनी तो आप जानते हो ना, एक ये क्या किस में आते हैं? लौकिक साहित्य में आते हैं। ये भी एक साहित्यिक स्रोत है, ठीक है ना, साहित्यिक साक्ष्य है। जीवनी, गल्प ये जितने भी हैं वो सभी साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं। जीवनी लिखी थी और भारत की दशा के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। हमें भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी इनके द्वारा जानकारी प्राप्त मिलती है, ठीक है ना, और इनकी जो नाम से जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें 138 देशों का विवरण हमें मिलता है। तो नेक्स्ट देखिए भाई, अब बात करते हैं अलग अलग, जैसे ये 9 तरह के हमारे विदेशी यात्री हैं। इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, अलग अलग देशों का विवरण इनसे मिलता है, बहुत सारा इतिहास की जानकारी हमें इनसे मिलती है। तो इनकी जितनी भी मुझे इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी जो लगी कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर इनके बारे में पूछा जा सकता है और पूछता आया है बोर्ड, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक एक दो लाइन इसमें इंपॉर्टेंट तरीके से लिख दी। तो आशा करता हूं आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं समझा रहा हूं तो आप ध्यान से अगर सुनोगे तभी याद हो जाएगा। पिलनी, ये पिलनी क्या था? कौन था? ये भारत में पहली शताब्दी में आया था, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में आया, और पिलनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई। क्या लिखी गई? नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी गई। किन के द्वारा? पिलनी के द्वारा। यह पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किन की जानकारी प्राप्त होती है? पशुओं के बारे में, पेड़ों के बारे में, खनिजों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है इनकी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में, जिसने लिखी थी पिलनी नाम था। सेकंड है टॉलमी, जो प्रसिद्ध हैं, हेरोडोटस के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक हैं ये, ठीक है। भारत का भूगोल इन्होंने लिखा नामक पुस्तक के लेखक टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत की यात्रा की। पहली में पिलनी, दूसरी शताब्दी में टॉलमी। मेगास्थनीज, यह एक यूनानी शासक था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था
और 332 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वैसे ही बेसिक लग रही है, लेकिन इनको याद रख पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन ट्रिक के साथ इसको याद रखोगे तो याद भी हो जाती है। तो ये इसीलिए मैंने सीरीज वाइज लगाई है, ताकि आप एक बार दोहराने से ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि 302 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज, ठीक है ना। और सेल्यूकस निकेटर का ये क्या था, राजदूत था। यह 6 वर्षों तक यहाँ रहा और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका नाम पुस्तक लिखी। ये इंडिका नाम की पुस्तक किसने लिखी, मेगास्थनीज ने लिखी। और इस पुस्तक में मौर्य युग की संस्कृति, समाज एवं भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी आसान तरीके की लाइन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। मेगास्थनीज मेरे को बार बार दोहराना ना पड़े, एक तो इसकी जो बुक है वो आप याद रखेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी, इंडिका नाम की थी। अब किसके समय में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया। अगर सन भी पूछ ली जाए तो 302 आप याद रखें, ये एक धारा भी है 302, ठीक है। 302 ईसा पूर्व में आया। कितने साल तक रहा, 6 साल तक रहा। इसकी पुस्तक में कौन सी जानकारी हमें मिलती है, मौर्य युग की संस्कृति समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले इतिहासकार के पास चलते हैं। डाइमैक्स, क्या नाम है, डाइमैक्स। ये कौन था, ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डाइमैक्स सीरियन नरेश आंतियोक्स का राजदूत था। किसका राजदूत था, नरेश आंतियोक्स का राजदूत था। इसके द्वारा किए गए विवरण मौर्य साम्राज्य के संबंधित हैं, सेम ही हैं भाई। डाइमैक्स और मेगास्थनीज की जो विवरण हमें प्राप्त होते हैं या इतिहास हमें प्राप्त होता है वो मौर्य साम्राज्य का मिलता है, मेगास्थनीज और डाइमैक्स का। सेकंड नेक्स्ट है डायोनोसियस, ठीक है ना। ये कौन था, ये यूनानी राजदूत था। कौन था, यूनानी राजदूत था, जो सम्राट अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, सम्राट अशोक के दरबार में आया, और इसे मिस्र के नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस द्वारा दूत बनाकर भेजा गया, ठीक है ना। तो ये छोटी सी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था, नाम से ही आपको लगेगा, ये जितने भी आगे बचे हुए हैं नाम देखो, फाहियान। फाहियान कौन था, एक चीनी यात्री था जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईसा पूर्व में भारत आया था और लगभग 411 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। इसका मूल उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के बारे में ये जानने आया था, जिनसे आज भी इनके द्वारा दी गई विवरण से हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ इतिहास की जानकारी मिलती है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता की सुखी और समृद्ध बताया, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की जनता को क्या बताया गया था, सुखी और समृद्ध बताया। ह्यूनसांग बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूनसांग कौन थे, एक चीनी यात्री थे ये भी, ठीक है। और हर्षवर्धन के शासन काल में ये यहाँ आए थे और यह 630 ईस्वी से 643 यानी कि 643 ईस्वी तक भारत में रहा था। और कब तक, 6 साल लगभग, ठीक है। 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और ह्यूनसांग के भ्रमण वृत्तांत को, ठीक है, सिरू की नाम ने भी जाना जाता है। और इसके विवरण के हर्षवर्धन के काल के समाज, धर्म और राजनीति का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने हमें जानकारी दी। और इनकी जीवनी किसने लिखी थी, सिरू की, इनका जो मित्र था, ठीक है, इनके द्वारा। श्युंगन यह चीनी यात्री था जो 518वीं ईस्वी में भारत आया था और इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म के संबंधित प्रतियां एकत्रित किया, ठीक है ना। जो जानकारी प्राप्त की वो बौद्ध धर्म के बारे में ही इन्होंने जानकारी प्राप्त की, ठीक है। फिर आता है इत्सिंग, ठीक है ना। इत्सिंग कौन थे, ये भी एक चीनी यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी और इसने नालंदा विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। तो ये 9 हमारे विदेशी यात्री थे जिनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण लाइनें हैं। बाकी जितना भी पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो, लेकिन इतना याद कर लोगे तो काफी होगा, काफी हद तक अच्छा ही होगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। चलिए आगे चलते हैं।
फिर ये प्रमुख शब्दावली मैंने बताई थी कि किसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये 6 तरह की हैं, 6 की नहीं 5 तरह की हैं। सबसे पहले आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? जो लेख, मुहर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों पर मिलते हैं उनके अभिलेख कहते हैं। आपको सभी को पता है। और उसके अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, ठीक है ना। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी मैंने जैसे पहले भी बताया, एपिग्राफी अभिलेख के अध्ययन करने वाले को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। जब मैंने अभिलेख करवाया था तभी बताया था। तीसरा आता है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या होता है? अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन, ठीक है ना, तिथियों के अध्ययन। एक तो होता है अभिलेख का अध्ययन, एक अभिलेख की तिथियों का अध्ययन, उसको हम क्या बोलते हैं? पुरालिपि शास्त्र बोलते हैं, पैलियोग्राफी कहते हैं। तो ये कुछ एक वर्ड है, आप याद रखेंगे। न्यूमिस्मेटिक्स कौन होता है? जो सिक्कों का अध्ययन करे, ठीक है ना, जो हमारे मुद्रा शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने सिक्कों के बारे में जब करवा रहा था उसी टाइम बताया था। न्यूमिस्मेटिक इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। फिर आता है मेगालिथ, ठीक है ना। मेगालिथ कौन होता है? दक्षिण भारत के कुछ लोग, जैसे मैंने बताया था कि मृत व्यक्तियों के साथ कुछ चीजें दफना देते थे, फिर उसके कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगालिथ बोलते हैं। महापाषाण बोल लो या मेगालिथ बोल लो, एक ही है वही, ठीक है। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, निर्मित मंदिर भवन अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। जैसे मंदिर है, या आज जैसे हमारे मध्य इंडिया जो भारतीय इतिहास है, मुगल साम्राज्य आया, बहुत सारे दिल्ली सल्तनत, वो बहुत सारे निर्माण किया गया, ठीक है ना, बहुत सारे भवन बनाए गए, उनका भी अध्ययन हुआ। तो वो अध्ययन कौन करता है? पुरातत्व विभाग करता है, ठीक है ना। पुरातत्व विभाग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पुरातत्व कहलाता है, इसका अध्ययन करने वाला पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्ववेत्ता कहलाता है, ठीक है। तो ये मैप था भाई, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया और पिछली वीडियो में भी बताया। आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी, छोटी छोटी बातें थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं थी। अभी शुरुआत है, 35 के 35 चैप्टर हम करने वाले हैं। कल हम अपना प्रस्तर युग, पत्थर युग स्टार्ट कर देंगे। पत्थर युग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम पत्थर के औजारों के बारे में या उस युग के लोगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इसके अगर रिटर्न नोट्स लेने हैं तो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अलग अलग क्वेरी ले, अलग अलग सब्जेक्ट के भी आपको रिटर्न नोट्स मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर एग्जाम हंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।